जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं आपको अपने एनपीएस पोर्टफोलियो के दर्शन करवाता हूँ। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो के बारे में जो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास है। और मैंने अपना अकाउंट मतलब एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में खुलवा रखा है और इसी में मेरी सैलरी भी आती है। और जो मेरी चॉइस ऑफ सिलेक्शन है इसमें वो ऑटो एग्रेसिव है, यानी कि मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूंगा और मैं चेज़ करूंगा हायर रिटर्न्स को। और आई नो कि एनपीएस पोर्टफोलियो के जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी रिपीटेटिव से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि नए दर्शक जुड़ते रहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बार बार वही रिपीट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अगर आपको बोरियत सी हो रही हो ये वीडियो को बार बार देखने में तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव और चेंजेस होते रहते हैं और रिटर्न्स में। तो आइए आप देख सकते हैं कि स्कीम वन में मेरा 51% इन्वेस्टेड है, स्कीम टू में 16% और स्कीम थ्री में 33%। और ये टायर वन में है मेरा, और कुछ लोगों का टायर टू में भी होता है लेकिन मेरा टायर वन में है। और मैं प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हूँ, मैं कोई सरकारी या सरकारी कंपनी में काम नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5,39,358 रुपये। टोटल मैंने अभी तक 37 कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं यहाँ पे। और 4,45,207 रुपये का मेरा अभी तक कंट्रीब्यूशन है। और 94,150 रुपये का मेरा नोशनल गेन है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिटर्न है XIRR वो 9.71% है। अब ये थोड़ा गिर गया है क्योंकि मार्केट में भारी करेक्शन आया था, अदरवाइज़ ये 13% के आसपास तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से जब मार्केट गिरी है करेक्ट होकर 10%, तो फिर थोड़ा इसमें भी फॉल आया है। मैं हर बार एनपीएस के वीडियो में बताता हूँ कि आप जो एनपीएस होता है, एनपीएस फंड होता है, दिस इज़ नॉट म्यूचुअल फंड। और हम इसमें म्यूचुअल फंड की तरह हायर रिटर्न चेज़ नहीं करते हैं। हम इसमें सेफ रिटर्न चेज़ करते हैं और रिटायरमेंट फंड के लिए चेज़ करते हैं। तो 12 से 14% के आसपास हम इसमें चेज़ करते हैं, जो कि मेरा बन जाएगा। एक बार मार्केट ट्रैक पे आएगा तो 12 से 14% मेरा इसमें रिटर्न बनता रहेगा साल दर साल। और इसका पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं होता कि जैसे म्यूचुअल फंड में मैं 15 16 17 18 20% तक चेज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं निकलते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में फॉल भी नहीं होता है। अब जैसे म्यूचुअल फंड का तो एकदम 10 12 हज़ार के प्रॉफिट में ही है, आपने देखा ही होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। आई थिंक मैंने इसे 1,05,000 के आसपास तक देखा था, वहाँ से 10 11 हज़ार गिर के 94,000 तक आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत में ऐसा नहीं हो सकता, या जाहिर सी बात है अगर आप एनपीएस का अकाउंट खुलवाओगे और पहले साल में वो गिर के नीचे आ सकता है, लेकिन एक बार 3 4, जैसे मेरे इस एनपीएस अकाउंट को मेरे ख्याल 4 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब 4 साल बाद उतना नहीं गिर सकता कि ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इसमें अब 4 साल से इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो काफ़ी सस्ती एनएवीज, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, शेयर मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि मैंने एग्रेसिव कर रखा है तो इक्विटीज़ में ही लगाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो डेट भी इसमें होता है, इक्विटी भी इसमें होता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इसमें होते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह। तो ये सब जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो। सारा का सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, 3 ऑप्शन इसमें होते हैं, ऑटो एग्रेसिव, मीडियम एग्रेसिव एंड लो एग्रेसिव। तो अगर आप एग्रेसिव में रहते हो तो आपका इक्विटी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, मीडियम में रहते हो तो ठीक ठीक रहता है, लो में रहते हो तो बहुत कम रहता है। तो इस तरीके से आपका रिस्क एक्सपोजर ये एग्रेसिव, मॉडरेट एग्रेसिव और लो एग्रेसिव में कम ज़्यादा होता है। तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप बिल्कुल ही, पहले मैंने 2023 तक पहले 3 साल इसको लो एग्रेसिव पे रखा था, बिल्कुल लो, तो उसमें रिटर्न बहुत ही ख़राब आते थे दोस्तों, लगभग 7 साढ़े 7% के करीब रिटर्न आ रहा था, तो वो मुझे लगा कि काफ़ी कम है। उसके बाद मैंने इसे एग्रेसिव किया जनवरी 2024 में, और तब इसने तेज़ी से भागना शुरू किया, ये 13% तक पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में फॉल आ गया तो ये नीचे आ गया। बट मुझे लगता है कि अगर आप यू नो आपके पास समय है 20 25 साल का रिटायर होने में, तो आपको एग्रेसिव ही रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ड्यूरेशन लंबा होगा, ड्यूरेशन लंबे में आप एग्रेसिव में खेल सकते हो रैदर देन, अगर आप 50 55 के हो चुके हो तो मेरे ख्याल से फिर आपको एग्रेसिव नहीं, मॉडरेट एग्रेसिव या लो एग्रेसिव भी रखना है, में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तब आप हाई रिटर्न चेज़ नहीं कर रहे हो, एक सेफ रिटर्न चेज़ कर रहे हो। तो मैंने फ़िलहाल इसको एग्रेसिव किया हुआ है, और मैं 12 से 14% के आसपास का रिटर्न चेज़ कर रहा हूँ इसमें, और 15 भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 12 से 14 के बीच अगर रहता है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। एंड आई एम श्योर ये 12 से 14% के बीच हो जाएगा। तो अब
मंथली किस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट कटती है वो मैं इसमें से दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल का मई में कटा है 7,618 रुपये, मई का 31 मई को कटा है 7,618। उसी तरीके से आप जून का देख सकते हो, जुलाई का देख सकते हो। अगस्त में एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मैंने किया था ऑनलाइन 50,000 रुपये का। फिर से मैं इसको बता देता हूँ, हर हर वीडियो में मैं ये बात बताता हूँ क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो नए लोगों की जानकारी के लिए ये चीज़ बताते रहना ज़रूरी है कि 2 लाख तक एग्जाम्प्ट रहती है इसमें। आप 2 लाख तक एग्जाम्प्ट कर दोगे तो 2 लाख तक अगर इन्वेस्ट कर देते हो एनपीएस में तो आपका वो इनकम एग्जाम्प्ट रहती है। तो 2 लाख को पूरा करने के लिए मेरे को एडिशनल 50,000 का और करना पड़ा था। वो एडिशनल 50,000 करके मेरे को 2 लाख तक का जो एग्जेम्पशन मिल जाता है। उस इनकम पे मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ता, उस 2 लाख रुपए जो मैं एनपीएस में डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 30%, क्योंकि मैं 30% के ब्रैकेट में आता हूँ, तो 30% में टैक्स बचा लेता हूँ 2 लाख रुपए पे, प्लस 12% का करीब मैं रिटर्न निकाल लेता हूँ सालाना। तो 42% हर साल मैं एनपीएस से बना रहा हूँ। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 42% बनाना साल का अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। तो एनपीएस आपको ये ऑप्शन दे रहा है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगस्त का कंट्रीब्यूशन सितंबर में हो रखा है, और सितंबर का कंट्रीब्यूशन भी 30 सितंबर को हो गया था, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को। और अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे दिसंबर का, जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक आएगा, यहाँ पे दिसंबर का कंट्रीब्यूशन भी अपडेट हो जाएगा, 7,618 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी मंथली सिस्टमेटिकली इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन मेरी तरफ से नहीं है, जैसी सैलरी आती है तो 7,618 रुपये कट जाते हैं महीने के महीने। प्लस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मैंने एडिशनल किया हुआ है 50,000 का, वो टैक्स बेनिफिट का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि उसी तरीके से ऊपर तो वैल्यू दिखा रखी है, नीचे इसमें ट्रांजैक्शन डेटेड में एनएवी दिखा रखी है, कितनी एनएवी थी और कितनी यूनिट्स मुझे मिल गई। उसी देख सकते हो कि आप मंथली ऊपर जैसा मंथली अमाउंट दिखा रखा था रुपीज़ में, यहाँ पे एनएवी और उसके अगेंस्ट कितनी यूनिट्स मुझे मिली वो दिखा रखा है। तो वैसे ही दिखा रखा है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है ऊपर वाला। अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट भी मुझे कितनी यूनिट्स मिली है वो सब यहाँ पे दिखा रखा है। तो आप देख सकते हो ये सब दिखा रखा है। बहुत ही अच्छा, वेल मैनेज्ड है। और जो ये आता है स्टेटमेंट, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि 4 ही एनपीएस के जो हैं संस्था नहीं है जो एनपीएस का पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं, आई थिंक 11 या 12 हैं। तो कुछ पॉपुलर उसमें से एचडीएफसी हैं, आईसीआईसी है, एक्सिस का है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, आपका कोटक का है, और ऐसे 11-12 उन्होंने दिखाए थे। तो आप जिसमें चाहें अपना एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोफेबली प्रेफर ये करना चाहिए कि जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उसी बैंक का एनपीएस अकाउंट भी खुला लो। तो एक सीमलेस, एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है, क्योंकि वो सेम बैंक होता है, फिर उसी बैंक का एक पेंशन फंड भी होता है। तो जैसे मेरी सैलरी एचडीएफसी में आती थी तो मैंने एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में ही खुलवाना बेहतर समझा, क्योंकि उसमें जो मनी मूवमेंट होता है वो सीमलेस होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। रेदर देन आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेविंग्स, आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी में और आईसीआईसी में खुलवा लोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका एचडीएफसी में सैलरी आ रही है तो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में ही खुलवा लेना बेहतर है। और ऐसा इनका पेंशन फंड्स के रिटर्न्स में ऐसा कोई ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता, लगभग सभी एक जैसा ही रिटर्न देते हैं। तो उसमें आपको कोई ऐसा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें ना गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इनको इन्वेस्ट करना होता है कि कितना प्रतिशत ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, डेट्स में और कितना इक्विटीज़ में डालेंगे। तो अपनी तरफ से ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन फंड चलते हैं, पेंशन फंड काम करते हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटर्न्स में इनका कोई बहुत खास अंतर नहीं होता। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में तो फंड चुनते हैं ना कि ए फंड चुन लिया, बी फंड चुन लिया, सी चुन लिया, इसका अच्छा रिटर्न है, इसका अच्छा रिटर्न। लेकिन पेंशन मैनेजमेंट में ऐसे कोई मगजमारी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माय एनपीएस पोर्टफोलियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदारनाथ।